उन्होंने तो आप एक काम करिए। हाँ नहीं, हम्म। खेमचंद सोलंकी जी सारे जुड़े हुए हैं, आप उनसे करा लीजिए उनकी जगह पर, है ना। हाँ, खेमचंद सोलंकी साहब से करा लें या बाबूजी से करा लें, डॉक्टर राजा रमन आनंद साहब से। हाँ आप उनसे करा लीजिए, किसी से भी करा लीजिए, सीनियर साथी से, हाँ। है ना। हाँ। तो मैं आज की मीटिंग के, चूंकि नेशनल शेषराव गांगड़े साहब नेशनल कोऑर्डिनेटर हमारे थे, जो आज की अध्यक्षता कर रहे थे, किसी कारणवश हमारे बीच में नहीं है, कोई आवश्यक कार्य है उनके लिए आ गया होगा। तो दूसरे हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर और हमारे मार्गदर्शक आदरणीय राजा रमन आनंद साहब से मैं निवेदन करूंगा कि आप अपनी अध्यक्षीय उद्बोधन और इस मीटिंग को संचालन करने का अनुमति देने की कृपा करें, आदरणीय डॉक्टर राजा रमन आनंद साहब। माइक सर, माइक माइक ओपन कर लें सर। बाबूजी, माइक माइक आपका म्यूट है, अनम्यूट कर लें। चलिए। हाँ इस हाँ, हो काम गया के, होगा। हाँ, ये तो ठीक है। अभी मेरे ख्याल से प्रबोधन कार भी मौजूद नहीं है, तो अच्छा हाँ ये हैं बाबूजी, रहेगा हैं। कि हाँ, मेरी तरफ से मेरा आग्रह रहेगा कि बादल सिंह बौद्ध जी, जो जी बहुत दिन से अध्यक्षता नहीं कर रहे हैं, जी मैं जी चाहता हूं कि उनसे ही आप ये कार्यक्रम आगे के लिए संचालित कराएं। और जी। मेरी तरफ से आपको अनुमति है संचालन के लिए, लेकिन ये आगे अध्यक्षता इसकी बादल सिंह बौद्ध जी, माननीय बादल सिंह बौद्ध जी जी करेंगे। जी साहब, जी साहब, जी साहब। तो जैसा कि आदरणीय बाबूजी जो हमारे राष्ट्रीय समन्वयक हैं, उनका आदेश हुआ है, और हमारे बहुत ही सीनियर साथी जो सेंटर कोऑर्डिनेटर हैं, और हमारे मार्गदर्शक आदरणीय बादल सिंह बौद्ध साहब, मैं निवेदन करता हूं कि आप आज की अध्यक्षता कर रहे हैं, और आप हमें इजाजत प्रदान करने की कृपा करें, आदरणीय बादल सिंह बौद्ध जी, जय भीम, नमो बुद्धाय सभी आदरणीय जनों को। साहब। मैं निवेदन करता हूं कि आज के संविधान वाचन को प्रारंभ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि हमें माननीय अध्यक्ष जी से अनुमति मिल गई है, तो मैं बिना किसी देरी के, क्योंकि 8:15 हो गया है, और हमारे आदरणीय प्रोफेसर साहब आरसी धीमान साहब मौजूद हैं, तो मैं एक बार पुनः उन्हें बड़े सम्मान के साथ और उनका अभिवादन करने के साथ, कि चूंकि संविधान की इस वैतरणी में गोता लगवाने का वो जो अनवरत काम कर रहे हैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से, और उनको यह योगदान उनका समाज याद रखेगा, और आगे जरूर हम लोग संविधान के लिए एम्पावर होंगे। तो आदरणीय आरसी धीमान साहब, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के, हमारे संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि आए और संविधान वाचन करने का कृपा करें, आदरणीय धीमान साहब। धन्यवाद एडवोकेट दयाराम जी। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी साहब। सभी लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है। जी साहब, जी साहब, हो रही है। धन्यवाद। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा वेलकम यू इन दिस कॉन्स्टिट्यूशनल वेबिनार। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा आप सभी लोगों का इस संवैधानिक वेबिनार में स्वागत करती है।
यह मेरा डिक्लेरेशन है। मैं आर.सी. दीवान, निवासी कानपुर, उत्तर प्रदेश, यह घोषणा करता हूँ, यह कि मैं भारत के संविधान में पूर्ण आस्था विश्वास रखता हूँ। यह कि मेरा उद्देश्य किसी भी राजनीतिक दल की विचारधारा का समर्थन या विरोध करना नहीं है। यह कि मैं धर्म, मूल, वंश, वर्ण, जाति, लिंग, रंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर होने वाले भेदभाव का समर्थन नहीं करता हूँ। यह कि व्यक्ति के संवैधानिक अधिकार और मानवाधिकार, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और गरिमा का प्रबल समर्थन करता हूँ। यह कि विधिक अज्ञानता को दूर करने तथा विधिक अधिकार और विधिक कर्तव्यों का बोध कराने के उद्देश्य से निशुल्क, बिना किसी आर्थिक लाभ के, जनहित में विधिक ज्ञान प्रदान कर रहा हूँ। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक माननीय धर्म प्रकाश भारती बौद्ध जी, पूर्व एमएलसी, विधान परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार, और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष माननीय बीएस बौद्ध जी, और आज की वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय शेष राव गांगले जी, नेशनल कोऑर्डिनेटर, महाराष्ट्र। आदरणीय प्रोफेसर साहब, बादल सिंह बौद्ध साहब कर रहे हैं अध्यक्षता, शेषराव गांगुली जी नहीं है। अच्छा, जी। आज की जो है अध्यक्षता कर रहे हैं है सर। मैं हूँ अच्छा, सर। आ गए हैं। अच्छा, आ हाँ गए हाँ, हैं तो आ गए है। हैं। हाँ हाँ, शेषराव साहब आ गए हैं। ठीक ठीक जी साहब। ठीक। ओके। कोई बात नहीं, उन्होंने किया तो भी चलेगा, कोई दिक्कत हाँ, तो मैं अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय शेषराव गांगले जी, नेशनल कोऑर्डिनेटर, महाराष्ट्र, और संचालन कर रहे हैं एडवोकेट दयाराम अहरवाल जी, प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के पूर्व अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध जी, और इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय, प्रांतीय, जिला एवं क्षेत्रीय स्तर के समस्त पदाधिकारीगण, उपासक, उपासिकाओं और भारत देश के नागरिकों। जैसा कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के द्वारा लंबे समय से भारत के संविधान के संदर्भ में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, और जिसका रिजल्ट ये है कि आज संविधान के संबंध में आम लोग बात करने लगे हैं। राजनीति पर भी इसका बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा हुआ है। देश के नागरिक भी जगह जगह संविधान पर चर्चा करने लगे हैं। ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज मैं संविधान के संबंध में उन बिंदुओं को छूना चाहूंगा जो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का ड्रीम था, सपना था। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भारत संविधान के माध्यम से एक ऐसा भारत बनाना चाहते थे जिसमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय का प्रभाव हो, जिसमें अंधविश्वास न हो, जिसमें धर्मांधता का बोलबाला न हो, बल्कि प्रत्येक नागरिक का एक ऐसा मस्तिष्क हो जो तर्क शक्ति युक्त हो, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परिपूर्ण हो। भारत देश के अंदर के सभी नागरिक शिक्षित हो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे कि सभी के सामने आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक
न्याय सभी को मिले। ऐसा नहीं हो कि कोई धन्ना सेठ हो जाए और कोई 2 किलो अनाज पे निर्भर है। ऐसा बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नहीं चाहते थे। वो ऐसा नहीं चाहते थे कि कोई अपनी फीस पर लाखों खर्चा करे बच्चों पर पढ़ाई पे, और किसी के पास जो है बच्चों को स्कूल भेजने के लिए 10 रुपए भी ना हो, पैदल बच्चे जाएं। तो ये जो आर्थिक असमानता थी, असमानता को दूर करने के लिए बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने एक जो है योजना बनाई थी। योजना ये बनाई थी कि आर्टिकल 14 के माध्यम से उन्होंने सभी को इक्वल कर दिया था, यानी समानता का अधिकार। जो समानता का सिद्धांत था उसको बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने अडॉप्ट कर लिया था इंटरनेशनल लेवल पे, और भारत के संविधान में उसको समाहित करके भारत के सभी व्यक्तियों को समान कर दिया था। कानून की नजर में सभी व्यक्ति समान हैं, राजा हो या रंग हो। और भाग 3 के अंदर जो है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो है बताया गया है कि ये फंडामेंटल राइट्स है, जिस पे चर्चा हम लोग कर चुके हैं। मतलब ये वो भाग 3 में दिए गए अधिकार वो अधिकार हैं जिनके अभाव में एक व्यक्ति जीवन जी ही नहीं सकता। ये कंपलसरी अधिकार है, भाग 3 में दिए गए अधिकार। एक मनुष्य को मनुष्य के रूप में जीवन जीने के लिए भाग 3 में दिए गए अधिकार अनिवार्य हैं। उनके साथ छेड़छाड़ किया जाना संभव नहीं है। इस तरीके से बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स को स्थान दिया है भारत के संविधान में। तो वी हैव गॉट आवर फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे मौलिक अधिकार है वो मिल गए हमें। परंतु मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जिनके बगैर जीवन जीना संभव नहीं है। और दूसरा जो है, जो आर्टिकल 21 है, जीवन जीने का अधिकार, इस जीवन जीने के अधिकार के अंदर ऐसा अधिकार भी समाहित है जिसमें हमें गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। गरिमापूर्ण जीवन कैसे जिया जा सकता है? उसको जीने के लिए हमारे पास पैसा होना चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए, सम्मान होना चाहिए, और हमें सोचने समझने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। सोचने और समझने की स्वतंत्रता बड़ी महत्वपूर्ण स्वतंत्रता है। हम क्या सोचें, क्या समझें, ये कौन डिसाइड करेगा? गवर्नमेंट डिसाइड करेगी या भारत का मीडिया डिसाइड करेगा या हम खुद डिसाइड करें? तो ये फ्रीडम जो है हमें सोचने समझने और अपने विचारों को व्यक्त करने की दी गई है भारत के संविधान में। आप सोचिए बैठ करके, आपको कोई रोक नहीं सकता। ये स्वतंत्रता है। आप सोच करके अपने विचारों को व्यक्त करिए, आपको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन वास्तविकता क्या है? हम वो सोचते हैं जो हमको सोचने पे मजबूर किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम टीवी देख रहे हैं, और टीवी पे बहुत गर्मी का मौसम है इस समय। आज 5 मई का दिन है और काफी गर्मी भी है। अचानक जो है एक विज्ञापन आता है कि ठंडा मतलब कोका कोला, और
और हम सोचने लगते हैं कि गर्मी बहुत है, चलो ठंडा ठंडा जो है कोका कोला पिया जाए। तो हमारे निर्णयों पर मीडिया का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। हम सोच रहे थे कि हमारे बेटे का की पढ़ाई पूरी हो गई है, शिक्षा पूरी हो गई है, अब उसकी नौकरी के लिए हमें सोचना चाहिए। नौकरी अनिवार्य है, नौकरी मिल जाए कहीं से। हम ये सोच ही रहे थे कि मीडिया के द्वारा कोई ऐसी न्यूज आ जाती है जिस तरह से, जैसे अभी एक पहलगाम का मामला आया, तो हम सोचने लगते हैं कि भाई नौकरी तो का ख्याल हम भूल जाते हैं, और हम सोचने लगते हैं कि हमारे देश पे जो है टेररिस्ट अटैक हो गया है। और लगातार जब वही चलती रहती है तो हम उसी विषय में सोचने लगते हैं। तो मूल मुद्दे जो है हमारे हैं, वह मूल मुद्दों पर हम जो है ठहर कर सोच नहीं पाते हैं, उस पे निष्कर्ष नहीं निकाल पाते हैं। हम हवा में सूखे पत्ते की तरह कभी लेफ्ट उड़ते हैं, कभी राइट उड़ते हैं, कभी जो है हम चारों दिशाओं में सूखे पत्ते की तरह उड़ते रहते हैं। ये हवा क्या है? ये मीडिया है। मीडिया द्वारा जो है इस तरह की सूचनाएं जो है प्रसारित होती हैं, जिनका प्रभाव हमारे मस्तिष्क पे पड़ता है, और हम वह सोचते हैं जो हमें सोचने के लिए डायरेक्शन मिलता है। इसका मतलब हम सोचने की स्वतंत्रता का भली बात उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। जब हम अच्छे विचारों को, तर्कशील विचारों को सोच नहीं पाते हैं, हम पर जो है स्ट्रीम मीडिया का, सोशल मीडिया का प्रभाव पड़ता है, तो हम उसी फ्लो में सोचते हैं। और वैचारिक जो द्वंद है, वैचारिक द्वंद में वही विचार सक्सेस होते हैं जो कंटिन्यूसली टीवी के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य माध्यमों से लगातार हमारे आसपास गूंजते रहते हैं, गूंजते रहते हैं। ठंडा मतलब कोका कोला, अभी देखा ही था थोड़ी देर बाद, 15 मिनट बाद फिर आगे ठंडा मतलब कोका कोला। पहली बार असर नहीं हुआ, दूसरी बार असर हुआ। तो ये इम्पैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ये चाहते थे कि आप तर्क संगत सोच सको। आप किसी फ्लो के प्रभाव में मत सोचो, किसी व्यक्ति के प्रभाव में मत सोचो, मीडिया के प्रभाव में मत सोचो। आप वो सोचो जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोच सको, साइंटिफिक दृष्टि से हमारे मस्तिष्क का विकास, धार्मिक दृष्टि से नहीं। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के ये किसी भी देश के जो है विकास के लिए, प्रगति के लिए भी बड़ा आवश्यक है कि वहाँ की वैज्ञानिक सोच हो, वहाँ पर अच्छे वैज्ञानिक हो, अच्छे प्रोफेसर हो, अच्छे इंजीनियर हो, अच्छे वकील हो, अच्छे नेता हो, और अच्छे विद्यालय हो जहाँ पे टीचर पढ़ाएं। तब जा करके देश भी अच्छा होता है, वैज्ञानिक सोच डेवलप होती है। तो कैसे होगा ये? इस के लिए जो है भारत के संविधान को बनाने के बाद जो है भाग 4 बनाया गया। भाग 4 में तो यह डायरेक्शन दिया गया कि जो है राज्य के लिए संविधान क्या क्या निर्देश पहले से जारी कर दे। मतलब सरकार किसी की भी हो,
सरकार किसी की भी हो, बहुजन समाज पार्टी की सरकार हो या समाजवादी पार्टी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की सरकार हो, यह पार्टियां बनती और बिगड़ती रहती हैं, मिटती रहती हैं, उनका एग्जिस्टेंस होता है और वो समाप्त हो जाती है। सरकार किसी भी पार्टी की हो, लेकिन डायरेक्शन संविधान का चलना चाहिए। उसे संविधान के अंदर दिए गए नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार राजपाट चलाना चाहिए। यह है बाबा साहब की सोच थी। और राजपाट जो है सरकार जब चलाएगी तो उस चलाने के लिए उसको नीतियां बनानी पड़ेगी, पॉलिसी बनानी पड़ेगी। और वह पॉलिसी जो है क्या बनाएगी? सरकार का मतलब ये तो नहीं कि जो मर्जी आए आप पॉलिसी डिसाइड कर लो, है ना। अब सरकार का मतलब ये है कि यू हैव टू फॉलो द लॉ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के अंदर जो सिद्धांत दिए गए हैं उसका आप पालन करिए। अब यह व्यवस्था भारत के संविधान के अंदर दे करके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ये चाहते थे कि इस संविधान के माध्यम से भारत देश के दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और भारत के दूसरे नागरिकों के बीच में जो आर्थिक गैर बराबरी है उसको दूर किया जाए। सबसे जरूरी है कि जो है आर्थिक गैर बराबरी जब दूर होती है तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान होता है। और अगर आर्थिक गैर बराबरी बढ़ती है, आर्थिक अभाव में जो है व्यक्ति लाचार और मजबूर हो जाता है, क्योंकि बिना धन की शिक्षा प्राप्त नहीं की जा सकती और बिना शिक्षा के सर्वांगीण विकास संभव नहीं। तो ये जो भी जो है भारत देश के नागरिकों में आर्थिक गैर बराबरी को दूर करने का जो उद्देश्य भारत के संविधान की प्रस्तावना में लिखा है कि हम भारत के नागरिकों में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करना चाहते हैं। भारत के नागरिकों को क्या देना चाहते हैं? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ये तीन बिंदु भारत के संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट लिखे गए हैं। दिस इज द पर्पज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज द गोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और भारत की सरकारों को यही गोल अचीव करना है। गोल पहले से डिसाइड कर दिया गया है, अचीव सरकारों को करना है। अब आर्थिक गैर बराबरी को दूर करने के लिए और अन्य जो है अधिकारों को प्रदान करने के लिए भारत के संविधान के अंदर भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है। इस संबंध में जो है बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर से यह कहा गया कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 4 है, वह एक ऐसा चेक है, कंगाल बैंक का एक ऐसा चेक है जो कभी भी भुगतान नहीं हो सकता। चेक तो है लेकिन ये पेमेंट इसका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सरकार भाग 4 के अनुसार क्यों चलेगी? कंपल्सन नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है। भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकार मैंडेटरी है। मैंडेटरी से मतलब ये है कि बाध्यकारी है और स्टेट को उसे फॉलो करना ही पड़ेगा। लेकिन भाग 4 में दिए गए
अधिकार मैंडेटरी नहीं है। यह सरकार को डायरेक्शन देते हैं, परंतु सरकार इन्हीं डायरेक्शन में अगर चलती है तो ठीक है, फॉलो कर रही है। परंतु अगर सरकार इन डायरेक्शंस में नहीं चलती है तो मैंडेटरी नहीं, बाध्य नहीं किया जा सकता कि अब चलो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल? यानी भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकार और ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में दिए गए हैं, इनमें बेसिक अंतर क्या है? क्यों कहा गया इन अधिकारों को कि ये कंगाल बैंक का चेक है जो कभी भी भुगतान नहीं होगा? He was telling against डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ये जो अटेम्प्ट है आपका भाग 4 में, ये बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं होगा, और सरकार जो भी आएगी वो इसके अनुसार चलेगी, ये जरूरी नहीं है। ये बाइंडिंग नहीं है, ये बाध्यकारी नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है। क्यों कहा? क्योंकि भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकार का उल्लंघन अगर स्टेट करता है, सरकार करती है, तो हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सरकार के अगेंस्ट रेमेडी के लिए जा सकते हैं और कह सकते हैं कि स्टेट ने हमारे इन अधिकारों का उल्लंघन किया है और हमको हमारा उपचार यानी रेमेडी यानी हमारा अधिकार प्रदान किया जाए। वी कैन गो in front of the Supreme Court when our fundamental rights are violated by the state। जब हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाता तो वो अधिकारों की रेमेडी के लिए हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जा सकते। इट्स क्लियर। अब फंडामेंटल राइट्स के बाद आता है ये भाग 4। भाग 4 में जो राज्य को डायरेक्शन दिया है भारत के संविधान ने, अनुच्छेद 36 के अंदर राज्य की परिभाषा दी गई है, और जो डायरेक्शन दिया गया है भाग 4 में, वह अगर डायरेक्शन स्टेट नहीं मानता है तो वी कांट गो इन फ्रंट ऑफ द जुडिशरी। हम न्यायपालिका के समक्ष नहीं जा सकते हैं। हम अनुच्छेद हम जो है भाग 4 में दिए गए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के पालन न करने का के आधार पर न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। इसका इम्प्लीमेंटेशन, इसका क्रियान्वयन करने का अधिकार स्टेट को दिया गया है, वह इनको लागू करेगा नीतियां बनाते समय। नहीं करता है इसी आर्टिकल को नीति बनाते समय वो वायलेट करता है, तो निश्चित रूप से नागरिक ये चाहते हैं कि भाई जैसे भाग 3 में हम कोर्ट चले गए थे और हमें रेमेडी मिल गई थी, उसी तरीके से भाग 4 में भी हमें रेमेडी मिले और स्टेट पॉलिसी बनाते समय इनका पालन करें। परंतु ये उपचार जो है भाग 4 में नहीं दिया गया है। यही इनमें दोनों में बेसिक अंतर है। इस बेसिक अंतर के कारण जो है डायरेक्टर प्रिंसिपल्स जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व है भाग 4 में, उनका पालन करने का की 100% स्वतंत्रता स्टेट के पास चली जाती है। स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है
कि वह अपनी पॉलिसी बनाते समय इनका पालन करे अथवा ना करे। ये और अगर वो पालन नहीं करता है तो किन कारणों और परिस्थितियों में नहीं करता है, ये जो है आप कोर्ट में जाकर के पूछ नहीं सकते, वो अपना बताएगा खुद को। इसीलिए जो है someone was telling that it is a blank check, ये एक ऐसा खाली चेक है जो कभी भुगतान नहीं होगा। उसके संबंध में बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ये जवाब दिया था कि यह जो है भुगतान होगा, और हमारे देश के जो नागरिक हैं जब वह पढ़ जाएंगे, लिख जाएंगे, संविधान की जानकारी उन्हें हो जाएगी, उन्हें मालूम हो जाएगा देश के नागरिकों को कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में उनके लिए क्या क्या छुपा हुआ है, क्या क्या जो है उनकी पॉलिसी बनाते समय उन्हें कौन कौन से लाभ हो सकते हैं। जब ये जानकारी जो है राज्य के, या राज्य मतलब देश के नागरिकों को हो जाएगी, तो वो वह लोग इसका दावा राजनीतिक लोगों के समक्ष करेंगे। ठीक है कि इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट हम नहीं जा सकते इस मामले को लेके, बट इन द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया, भारत के लोकतंत्र के अंदर जब सरकार बदलेगी, इलेक्शन होगा, तो हमारे देश की जनता, पढ़ी लिखी जनता, ऐसी जनता जो संविधान को जानती है, जिसने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ा है, समझा है, वह यह आवाज उठाएगी कि इस सरकार ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के का पालन नहीं किया है, इसलिए दिस गवर्नमेंट इज नॉट सुटेबल फॉर दिस कंट्री। ये सरकार जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का पालन नहीं की है, इसलिए यह सरकार भारत देश के लिए पुनः इलेक्शन में चुनाव जीतकर आने लायक नहीं है। यह बाबा साहब ने कहा कि यह प्रभाव इसका पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। बाबा साहब बहुत दूरदृष्टि रखते थे। उन्होंने एक कल्पना की थी, एक सपना देखा था कि हमारे देश के अंदर जो है सभी लोग साक्षर हो जाएंगे, सभी लोग पढ़े लिखे होंगे, और वह डेमोक्रेसी के विषय में समझते होंगे, वह गणतंत्र के विषय में समझते होंगे, और वह भारत के संविधान के विषय में बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, समझते होंगे। और समझने के बाद हमारे देश के नागरिक संवैधानिक अधिकारों को लेकर के राजनीतिक पार्टियों से भिड़ जाएंगे और अपने अधिकारों की बात वो करेंगे। और जो सरकार, यानी जो राजनीतिक पार्टी सरकार है, जो इन भाग 4 में दिए गए अधिकारों की उपेक्षा करेगी, वह दोबारा इलेक्शन में जीत करके नहीं आ पाएगी। इट वॉज द इम्पैक्ट ऑफ द पार्ट 4। अब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि यह भारतीय संविधान की एक अनोखी विशेषताएं हैं। ये भारत के संविधान की एक अनोखी विशेषताएं हैं। ये जो नीति निर्देशक तत्व है, ये एक देश है आयरलैंड। वहाँ के संविधान से, हमारे संविधान के लोगों ने प्रेरित होकर के भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसकी रचना करी है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं यह भारतीय संविधान की अनोखी विशेषताएं हैं। इनमें एक कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य निहित है, वेलफेयर स्टेट, एक ऐसा राज्य जो लोगों के कल्याण के लिए उत्तरदायी हो, जवाबदेह हो। उन्होंने कहा कि हमारा संविधान संसदीय लोकतंत्र की स्थापना करता है। संसदीय लोकतंत्र से अभिप्राय एक व्यक्ति का वोट, हमारे कई लक्ष्य हैं। एक व्यक्ति का एक वोट, ये जो है सबसे महत्वपूर्ण बात है।
और इसके कई लक्ष्य हैं। पहला, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, राजनीतिक लोकतंत्र। राजनीतिक लोकतंत्र की जो है का रास्ता साफ होता है इस के माध्यम से। यह एक ऐसा जो है राजनीतिक लोकतंत्र का मतलब है एक व्यक्ति अपना एक अमूल्य वोट दे सके और सरकार को चुनने में अपना योगदान दे सके। क्योंकि ये बात सही है कि अगर सरकार जो है राज्य के नीति निर्देशित तत्वों का पालन नहीं करती या अवहेलना करती है, तो हम जो है न्यायालय में नहीं जा सकते दावा करने के लिए। तो हम जाएं कहाँ? तीन ही तो अंग है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। तो कार्यपालिका तो डिपेंड करती है, गवर्नमेंट खुद ही कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव। और न्यायपालिका में हम जा ही नहीं सकते। तो चौथा हमारे पास जो बचा है रास्ता, वो है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब है कि जब 5 साल में इलेक्शन होगा, तब ये राज्य के तब ये देश के पढ़े लिखे संवैधानिक लोग हल्ला मचाएंगे पूरे देश के अंदर कि सरकार ने जो है राज्य के निर्देशित तत्वों का पालन नहीं किया है। इस केस में इस पॉलिसी को बनाते समय नहीं किया है, इस पॉलिसी को बनाते समय नहीं किया है। और भारत देश की जो है पढ़ी लिखी संविधान को जानने वाली जनता जो है इसी आधार पे रेफरेंडम करेगी, अपना वोट देगी और सरकार पलट जाएगी। यानी कि यह भाग 4 में दिए गए अधिकार जो है राजनीतिक पार्टियों को और सरकार को इस डायरेक्शन को फॉलो करने के लिए मजबूर करेंगे। मजबूर करने के लिए बस यही है कि संवैधानिक ज्ञान होना चाहिए, अपने अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए देश की जनता को, तब यह सरकार को मजबूर कर सकती है। परंतु होता क्या है? होता यह है कि जब इलेक्शन का समय आता है तो इमोशनल इश्यूज अचानक जो है अ, उत्पन्न होते हैं। और वह इमोशनल इश्यूज धार्मिक हो सकते हैं, वह इमोशनल इश्यूज जो है राष्ट्र हित से जुड़े हुए हो सकते हैं। और वह जो है इमोशनल इश्यूज अलग अलग बिंदुओं पे हो सकते हैं। और भारत का स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया उन्हीं इमोशनल इश्यूज से जो है भरा होता है इन इलेक्शन टाइम। तो जो है देश की जनता जो है सोचने समझने के अवसर को सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाती है। और वहाँ जो है एक तत्कालिक जो इश्यूज आते हैं, उन तत्कालिक इश्यूज पे आकर के वोट देती है। इस तरीके से जो भाग 4 के अंदर जो भविष्य आपकी सोच थी, उसके अगेंस्ट जो है यह कार्य हो जाता है। जबकि बाबा साहब का यह मानना था कि ये जो भाग 4 में दिए गए राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, यदि स्टेट उसको फॉलो नहीं करेगा तो देश की जनता उस सरकार को भी बर्दाश्त नहीं करेगी जो संविधान के इस को इन आशय को फॉलो नहीं करेगा। तो दिस वाज द ऑब्जेक्ट ऑफ डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ Indian Constitution, and why Dr. Ambedkar inserted it in this Constitution. This was the important issue कि हम क्यों लाए, हमारा लाने का उद्देश्य क्या था। अब ले तो है एक बहुत अच्छा संविधान 26 नवंबर 1949 को ले तो है, लेकिन अच्छे को अच्छा समझने के लिए समझ तो होनी चाहिए। आज एक रिक्शे वाला भी कहता है कि हमारा देश का संविधान ही सही नहीं है। ये जो गरीबी है ना, जो वो रिक्शा चला रहा है ना, ये संविधान ही सही नहीं है। उसने कभी संविधान देखा नहीं, संविधान पढ़ा नहीं, संविधान के विषय में पता नहीं, लेकिन वह उस नैरेटिव का शिकार जरूर है। जो संविधान को पसंद नहीं करते हैं
और संविधान के विरुद्ध नए नए नैरेटिव गढ़ते हैं, और वह नैरेटिव पूरे देश में फैलता है, और वह नैरेटिव का शिकार होता है। यानी ही कांट थिंक, वो ये नहीं सोच सकता कि वह उसने कभी संविधान देखा नहीं, कभी पढ़ा नहीं, कभी जाना नहीं, तो उसके विषय में ओपिनियन बनाने के लिए उसको सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, तब ओपिनियन बनाने की जरूरत है। लेकिन हमारी ओपिनियन बिना सोचे समझे जब बनती है, किसी के व्यक्ति के विषय में, किसी देश के विषय में, संविधान के विषय में, किसी भी विषय में अगर जो है किसी विचार को अगर हम ग्रहण करने से पूर्व सोचते समझते नहीं है, तो हम सोच समझ के काम नहीं कर रहे हैं, यानी हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं रखते। तो आज से ये जो है आज डायरेक्टिव प्रिंसिपल के संबंध में एक सिंपल सी आर्टिकल को उठा करके हम आगे बढ़ेंगे, और फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल को क्यों लाया गया, इसके पीछे उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द पर्पज, और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का संवैधानिक वेबिनार क्यों इम्पोर्टेंट है भारत देश के नागरिकों के लिए, ये सारी बातें जो है आज जो है जुड़ रही हैं। और ये बताना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये तो आर्टिकल तो कहीं पे भी पढ़ा जा सकता है, किसी भी यूट्यूब चैनल पे सुना जा सकता है, परंतु जो बेसिक चीजें हैं इसको रखने की, उसको समझना बहुत जरूरी है। तो आर्टिकल 36 की हम बात करें, आर्टिकल 36 से स्टार्ट होता है। आर्टिकल 36 के अंदर यह बताया गया है, आर्टिकल 36 के अंदर यह बताया गया है कि ये राज्य क्या है, मतलब राज्य के प्रतिनिधित्व तत्व है। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टेट, क्योंकि राज्य किसको माना जाएगा, और ये पॉलिसी लागू करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर होगी, हु इज स्टेट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड हु इज स्टेट अकॉर्डिंग टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल पार्ट 4। स्टेट में कौन कौन शामिल है, क्या स्टेट की परिभाषा में बदलाव हुआ। तो इन दिस आर्टिकल 36 स्टेट इज डिफाइंड, स्टेट को परिभाषित किया गया है। स्टेट की परिभाषा में कोई बदलाव नहीं किया गया, सबसे खास बात यह है। और भारत के संविधान के अंदर अनुच्छेद 12 में जो स्टेट की परिभाषा दी थी, उसे एज इट इज जो है अडॉप्ट कर लिया गया यहाँ पर, कि स्टेट से आशय वही है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 में स्टेट के संदर्भ में बताया गया है। अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 36 अलग अलग जरूर है। अनुच्छेद 12 डायरेक्टिव प्रिंसिपल के वो फंडामेंटल राइट्स में है, और अनुच्छेद 36 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर है, भाग 4 में। परंतु अनुच्छेद 12 और 36 है एक ही, अलग अलग नहीं। क्योंकि अनुच्छेद 36 में यह लिख दिया गया है कि अनुच्छेद 36 से आशय अनुच्छेद 12 ही है। तो अनुच्छेद 12 में क्या परिभाषा दी गई है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया हुआ है। परंतु अनुच्छेद 12 जब 36 बन गया है, और दोनों एक ही चीज है, तो 36 होने के नाते इसको एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहला पॉइंट ये है कि भारत देश की सरकार और भारत देश की संसद, यानी कि भारत की सरकार और भारत देश की संसद, दोनों को स्टेट की परिभाषा में रखा गया।
दोनों ही राज्य हैं। जहां जहां राज्य शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो वहां पर अर्थ यही निकाला जाएगा कि भारत की सरकार के संबंध में कहा जा रहा है और भारत की संसद के विषय में कहा जा रहा है। भारत की सरकार से ऐसे आप लोग जानते ही हैं, सामान्य बात है। संसद से ऐसे ये है कि लोकसभा, राज्यसभा और इसमें जो है राष्ट्रपति भी शामिल है। तो ये राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति भी इसमें शामिल है। इनको स्टेट माना गया है, यानी सरकार भी स्टेट है, लोकसभा भी स्टेट है और आपका राज्यसभा भी स्टेट है और प्रेसिडेंट भी स्टेट। लोकसभा से आज से क्या स्टेट है, लोकसभा के अंदर जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है वहाँ अकाउंटेबल हैं 5-4 के लिए, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो और चाहे वो विपक्ष के हो। राज्यसभा के अंदर जो सांसद हैं वो भी अकाउंटेबल हैं, चाहे वह सत्ता पक्ष के हो चाहे वो विपक्ष के हो। इस तरह जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो भी जो है अकाउंटेबल है, वो भी स्टेट है। इसके अलावा क्या लिखा है आर्टिकल 12 में, इसके अलावा जो है केंद्र की सरकार के अलावा हमारे देश के अंदर राज्यों में भी सरकार होती है। हमारे देश के संविधान के अंदर राज्यों में भी सरकार बनाने का प्रोविजन रखा गया है और राज्यों में जो सरकार होती है उसको भी स्टेट की परिभाषा में रखा गया है। तो राज्यों की सरकार और उनके विधानमंडल वे स्टेट हैं, बोथ आर स्टेट। द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट यानी राज्य की सरकार, जैसे उत्तर प्रदेश है एक राज्य है, इसकी एक भौगोलिक स्थिति है, इसकी एक सीमा है, इसकी एक आबादी है, इसके अंदर जो है जिले हैं, इसे उत्तर प्रदेश नाम दिया जाता है। उत्तर प्रदेश के लिए केंद्र सरकार बजट देती है, इसके अंदर इलेक्शन होता है, यहाँ के नागरिक वोट देते हैं। ये एक स्टेट, एक सरकार चुनी जाती है, यह सरकार जो है स्टेट है। यानी राज्य की सरकार और विधानमंडल, विधानमंडल से ऐसे है विधानसभा। विधानसभा हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। तो आई वाज टेलिंग यू कि जो है राज्यों की सरकार और विधानसभा, विधानसभा से आशय है विधानमंडल, विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद दोनों शामिल हैं। इन जो है के अतिरिक्त जो है राज्य की राज्य जो देश है, देश के अंदर जो प्राधिकारी गण है, ऑफिसर्स हैं, वो भी जो है स्टेट की परिभाषा में रखे गए हैं। और अन्य प्राधिकारी जो है जो राजदूत वगैरह भी हैं, जो भारत की टेरिटरी के अंदर है, अन्य अधिकारी हैं, वो भी स्टेट की परिभाषा में रखे गए हैं। और इस तरीके से अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डिफाइन किया हुआ है कि ऐसे जो है कॉरपोरेशन जो कि भारत देश के अंदर किसी अधिनियम के माध्यम से बने हुए हैं, किसी एक्ट के माध्यम से बने हुए हैं या विधिका काम कर रहे हैं, उनको स्टेट की परिभाषा में रखा गया है। इस तरह से बहुत सारे कॉरपोरेशन, बहुत सारे निगम, बिजली बोर्ड वगैरह वगैरह को स्टेट की परिभाषा में रखा गया है। लगभग लगभग सब चीजों को समाहित करने का प्रयास किया गया है
और वो सब स्टेट की परिभाषा में आ जाते हैं। इस तरीके से आर्टिकल 12 को जो है यहाँ पे ला करके आर्टिकल 36 में समाहित कर दिया गया है। तो आज का जो उद्देश्य था वो ये था कि आर्टिकल 36 से क्या है, और दूसरा ये था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारत देश के संविधान में भाग 4 में रखने के पीछे जो पर्पस था, वो जो हमारी संविधान की प्रस्तावना है उसके अंदर जो गोल डिसाइड हुआ है उस गोल को पूरा करने का प्रयास किया गया है। तो उसमें गोल में क्या क्या है, सामाजिक और आर्थिक न्याय संबंधी निर्देश दिए गए। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो राजनीतिक न्याय संविधान का उस प्रस्तावना का उद्देश्य है यहाँ पर सामाजिक आर्थिक न्याय कैसे भारत देश के नागरिकों को प्राप्त हो, उसके लिए पॉलिसीज बनाते समय इन आर्टिकल्स का ख्याल रखना एक डायरेक्शन है। सामाजिक सुरक्षा के लिए इसमें निर्देश दिया गया है। और सामाजिक सुरक्षा से आशय यही है कि समाज के अंदर जो जाति के आधार पर वायलेंस होता है, हिंसा होती है, हत्याएं होती हैं, जो भेदभाव होता है, जो धर्म के आधार पर हिंसा होती है, भेदभाव होता है, जो लिंग के आधार पर भेदभाव होता है, हिंसा होती है, जो क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर और अन्य आधारों पर जो हिंसा होती है, भेदभाव होता है, उसको भी रोकना रोकने की पॉलिसीज बनानी चाहिए। तो ये जो है उद्देश्य है। समाज कल्याण जो है, वेलफेयर स्टेट के रूप में ये जो राज्य है उसको लोगों के कल्याण के दृष्टि से काम करना चाहिए। कल्याणकारी राज्य के रूप में जो है नीतियां बनानी चाहिए, ना कि अकल्याणकारी। इसके अलावा जो है डायरेक्टर प्रिंसिपल का उद्देश्य ये है कि भारत देश के नागरिक का के अंदर जो है समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय के साथ ही अहिंसा, जैसा तथागत बुद्ध ने कहा हुआ है कि जीवों पे दया करो, चोरी नहीं करो, ऐसा नहीं करो। तो सबसे मेन बात है, नॉन वायलेंस की बात करें, अहिंसा की बात करें, तो भारत के संविधान के अंदर आर्टिकल 21 जो अहिंसा की बात करता है, जीवन जीने का अधिकार देता है, वही जो है जो हिंसा है वह भारत से समाप्त हो, अहिंसा हो, शांति हो, सुख हो, समृद्धि हो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो, ये सब भारत देश के अंदर हो। लेकिन अगर हमारे देश के अंदर ये सब चीजें हैं और पड़ोस में आग लगी हुई है, तो निश्चित रूप से हमारा घर भी सुरक्षित नहीं है, हमारा देश भी सुरक्षित नहीं है। अगर जो है हमारे आसपास वायलेंस है, हिंसा है, खून खराबा है दूसरी कंट्रीज के अंदर, हम ये सोचें कि अरे हमें क्या लेना देना, वो तो दूसरे देश में हो रहा है। लेकिन वी आर नॉट सेफ। वी आर सेफ तब हम सेफ हैं जब नॉन वायलेंस पूरी दुनिया में हो, हमारे पड़ोस में भी नॉन वायलेंस हो, बुद्धा के विचार हो, आसपास सब बुद्धा के विचारों के हिसाब से चले। नहीं चलेंगे तो कोई बात नहीं। संविधान का अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर नेक्स्ट लक्ष्य जो निर्धारित किया गया है वो ये है कि अंतरराष्ट्रीय शांति, अंतरराष्ट्रीय शांति हो और जो है मानवता सुरक्षित हो। जो यूनाइटेड नेशंस का लक्ष्य है, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई, उसके आर्टिकल 1 के अंदर सीधा बोला गया है कि अंतरराष्ट्रीय शांति स्थापित करना यूनाइटेड नेशन का लक्ष्य है। और भारत के संविधान के अंदर जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है उसका भी उद्देश्य यही है कि भारत में शांति हो, सुख हो, समृद्धि हो, मानव कल्याण हो
स्टेट वेलफेयर स्टेट के रूप में काम करे और इंटरनेशनल लेवल पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम शांति स्थापित करने में अपना अमूल्य योगदान दें। ये जो है कुछ उद्देश्य को लेकर के जो है भाग 4 की रचना की गई है। तो मैं अपनी बात यहीं पे आज समाप्त करता हूँ और नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग डायरेक्टर प्रिंसिपल को गहराई से समझेंगे। ओके, जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय धीमान साहब। धीमान साहब ने बहुत ही सुंदर तरीके से जो संविधान के भाग 4 में डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में विस्तार से हम लोगों को अवगत कराया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आज की अध्यक्षता कर रहे हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आदरणीय शेषराव घांगले साहब, आपसे निवेदन करेंगे कि आप इस मीटिंग का अध्यक्षीय उद्बोधन देने की कृपा करें। आदरणीय शेषराव घांगले साहब। धन्यवाद सर जी। हेलो। जी साहब सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। अच्छा, सर्वप्रथम सभी महापुरुषों को अभिवादन करते हुए आज के इस वेबिनार में देश के कोने कोने से जो सूझबूझ रखने वाले, इस संविधान की बात करने वाले, संविधान को समझने वाले, संविधान को पढ़ने वाले जितने भी लोग जुड़े होंगे उनको सभी को मैं जय भीम नमो बुद्धाय करता हूं। और तदुपरांत हमारे संचालनकर्ता जो है डॉक्टर दयाराम अहिरवार जी, उनको भी जय भीम करता हूं। आज के इस अध्यक्षीय उद्बोधन में मैंने अभी तक हमारे आरसी धीमान साहब ने जो कुछ भी एक्सप्लेन किया है वो सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और राजकीय तौर, तीनों को भी किस तरह से सरकार को अपनी मंशा उसी तरह के कायम करते हुए कार्य कैसे करना चाहिए, वो आर्टिकल में किस तरह से बंधे हुए है। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर देश की जनता राज्य के खिलाफ जा नहीं सकती, क्योंकि राज्य डायरेक्टिव प्रिंसिपल को अपना भी सकती है या बदल भी सकती है, वो उनके अधिकार में आता है। लेकिन फंडामेंटल राइट जो है उनमें भारत की जनता, अगर उनके ऊपर अन्याय होता है या उनका अन्याय होने के बाद निराकरण करने के लिए अगर वो चाहते हैं तो वो अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में वो जा सकते हैं। इसी तरह माननीय आरसी धीमान साहब ने बड़े गहराई से भाग 3 और भाग 4 आर्टिकल 21 को उन्होंने जीवन जीने का अधिकार इसमें कैसा दिया गया है। जीवन जीने का अधिकार साथ में वो ऐसे जीने का नहीं, वो गरिमापूर्वक जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए, ऐसा उन्होंने अपने वक्तव्य में अच्छे से समझाया कि लोगों ने इस बात को अच्छे से समझना है। मैं तो चाहता हूं कि
अपने अपने राज्यों में लोगों ने आरसी धीमान साहब का लेक्चर जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बातें लोगों के दिमाग में न आते हुए भी उनको वो समझ में आ सकते हैं, इस इजी लैंग्वेज में वो समझाते हैं। तो मैं तो चाहता हूं कि हर राज्य से जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं भी होगा तो भी वो समझ सकता है, बशर्ते ये है कि उन्होंने ये संविधान वाचन में जुड़ना चाहिए। लेकिन पता नहीं, लोगों को ऐसा लगता है कि संविधान में संविधान, बस देश का संविधान, इतना वर्ड उनको पता है। अभी अभी साहब ने एक उदाहरण भी दिया है कि रिक्शा वाला भी बोलता है कि संविधान ही इस देश का गलत है। तो उसे कोई सूझबूझ नहीं है, फिर भी वो बोल तो रहा है कि उसके ऊपर जो अटैक हो रहा है, उनके दिमाग पर जो अटैक हो रहा है उसी तरह का हो रहा है। लेकिन हम सूझबूझ रखने वाले लोग, संविधान समझने वाले लोग, संविधान जानने वाले लोग, जैसे 5 वकील है, जज है, डीएम है, हमारे यहाँ कलेक्टर बोलते हैं, ऐसे तहसीलदार है, तो ऐसे जो 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 जिनको जिनके इसमें संविधान की गरिमा रखने का, संविधान के माध्यम से न्याय देने का जो अधिकार उनके पास आया हुआ है, उन लोगों की सूझबूझ, उन्होंने अपनी सूझबूझ रखते हुए समाज में जा जाकर, अपने अपने सूबे में जा जाकर ये बातें बतानी चाहिए। मैंने एक उदाहरण आपको देता हूं। सामाजिक न्याय मंत्री बीजेपी की सरकार में उनकी तरफ से सामाजिक न्याय मंत्री बना हुआ था। तो नई मुंबई में वो जब आए तो उन्होंने आने के पहले कॉल किया उनके लोगों के लिए, उनके लोगों, मतलब मनुवादी विचारधारा रखने वाले लोगों को कॉल किया और उनको बताया कि इसमें सामाजिक न्याय के अंदर सामाजिक सुरक्षा कैसी होनी चाहिए, वो सारा, मैं टेलीफोन का इंजीनियर होने की वजह से मैं वहाँ था, मुझे वो परमिशन थी वहाँ रुकने की, तो मैं अपने कानों से सुन रहा था, आंखों से देख रहा था कि वहाँ अच्छी अच्छी महिलाएं, स्टूडेंट, बच्चे बच्चियां काफी मात्रा में उस हॉल में आए थे। और वो मंत्री और साथ में, उनके साथ में जो डीएम जो हमारे यहाँ कलेक्टर बोलते आपके यहाँ डीएम जो आए थे, उनके साथ में वो लोग सामाजिक न्याय की व्यवस्था और उससे आपको क्या क्या फायदे होने वाले, क्या क्या फायदे नहीं होने वाले हैं, क्या करने से क्या आपकी जिंदगी में बदलाव आ सकता है, अपनी आपको सामाजिक सुरक्षा मिल सकती है, किस तरह से आपको आगे बढ़ने के लिए मौका मिल सकता है, ये सारा वो एक्सप्लेन कर रहे थे। मैं समझ रहा था, अपने आप को समझ रहा था कि क्या करें। जो हमारे लोग हैं, सामाजिक न्याय मंत्री बने हुए लोग हैं, कितने सारे डीएम बने हुए हैं, कितने सारे वकील हैं, कितने सारे जज है, कितने सारे प्रोफेसर है, जिनको संविधान की बेखूबी जानकारी है, फिर भी वो अपने दायरे से बाहर नहीं जाते। ये उदाहरण एक अपवाद है हमारे दीवान साहब का, जो उन्होंने इस कड़ी को तोड़ दिया। वो खुद भी अपने आप को जी रहे हैं और लोगों को भी जिंदा कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं। ये काम अगर 50 साल पहले से ये पढ़े लिखे लोगों ने, जिनके जिनके मैं अभी नाम लिए, इन लोगों ने अगर करते तो शायद हम जैसे लोगों को भी इसका ज्ञान पहले अवगत हो जाता था। इतना ज्ञान हमें भी नहीं है, फिर भी हम पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं निमान साहब की तरफ से जितना ज्ञान ले सकते, फिर कुछ संविधान में देख सकते उसमें इसमें कौन से आर्टिकल है, ऐसा काम इन लोगों ने करना चाहिए था, वो हो नहीं पाया। लेकिन हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से क्यों ना हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंचा रहे हैं। यही हमारी अच्छाई है, हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की तरफ से है। और इसीलिए आज संविधान वाचन
के रूप में देश के कोने कोने से जिनको समझना चाहिए, समझना चाहते हैं, ऐसे लोग हर सप्ताह जुड़ते हैं। और मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और अपने अपनी राज्यों में कन्विंस करें 5-5, 10-10 लोगों को, ताकि उनको भी गांव गांव तक ये संविधान की बातें, संविधान क्या है, ये समझ में आए, ताकि रिक्शा वाला फिर से ना बोले कि संविधान गलत है। तो ये सारी शिक्षाएं माननीय आरसी धीमान साहब ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल राइट्स के उपलक्ष्य में उन्होंने सारी बातें हमको, जो देश के लोगों को जरूरी है, तो सारी बातें उन्होंने बताई है। उसमें इम्पोर्टेंट थिंग जो है समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, साथ साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि अहिंसा, शांति, सुख कैसे मिलेगा, ये सारा इसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में या कहा जाए कि फंडामेंटल राइट्स के साथ में राज्य का जो अधिकार है, ये केंद्र का अधिकार है, ये दोनों मिलकर इस देश के लोगों को सुख शांति की ओर कैसे ले जा सकते हैं, ये संविधान उनको बताता है। लेकिन गलत सोच रखने वाले लोग लोगों की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति ये बदलना नहीं चाहते। अगर वो बदल जाते हैं तो ये देश, ये संविधान के माध्यम से, ये संविधान हमारा सारे कंट्री से अलग संविधान है। और ये संविधान के माध्यम से पूरे देश के लोगों का हित अच्छा हो सकता है। यही आज के इस वेबिनार के माध्यम से मैं कह सकता हूं। और इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूं। आर्टिकल 36 में भी उन्होंने काफी सारी बातें आर्टिकल 12 और आर्टिकल 21 और आर्टिकल 12 में और आर्टिकल 36 में जो बताया है, कॉम्बिनेशन जो बताया है दोनों का, वो बहुत ही बेहतरीन उन्होंने समझाया है। तो मैं तो अभी भी कह रहा हूं कि लोगों ने अपने मन से जुड़ना चाहिए। जो थोड़े बहुत भी शिक्षित होंगे उन्होंने जरूर, उनको मैं समझता हूं कि उनको संविधान पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर धीमान साहब का लेक्चर उन्होंने सुना, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन लोगों ने जुड़ना चाहिए, ये मैं विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ और अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। हरिवर साहब। हरिवर साहब। बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी ने अपना अध्यक्षीय उद्बोधन रखा। और आज की, क्योंकि 9:22 हो चुका है, तो आज की मीटिंग का समापन करने से पहले हम सभ्य सत्ता के माध्यम से मीटिंग का समापन करें। तो सभी साथी एक साथ सभ्य सत्ता करने का सभ्य सभ्य सत्ता सुखी हन्तु, सभ्य हन्तु चखे मीनो, सभ्य भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् समागमः, सभ्य सत्ता सुखी हन्तु, सभ्य हन्तु चखे मीनो, सभ्य भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् समागमः, सभ्य सत्ता सभ्य हन्तु चखे मीनो, सभ्य भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् समागमः। साधु साधु साधु। सभी को नमो बुद्धाय। जय भीम। ब्रह्मरात्रि।
साधु। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। सबका मंगल। आज का जय भीम। जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम। साथियों को जय बहुत बहुत भीम। धन्यवाद सभी का। सबका मंगल। सभी को जय भीम, नमो सबका बुद्धाय। मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। जय भीम सर।